ये साल है। जी। आई थिंक बट वही है कि जितना हम पॉजिटिव होके निकले, मेरे ख्याल से एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ होगा, बहुत लोगों को होना चाहिए क्योंकि ऐसा टाइम था। तो आई होप कि हम लोग सब इसमें बहुत पॉजिटिव होके निकलें, सपोर्टिव होके निकलें। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और अपने इन्वायरमेंट को, अपनी चीज़ों को सही, आसपास की चीज़ों को संभाल के रखें, क्योंकि अब बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है सारी चीज़ें। ऐसा लगता है जैसे अनप्रडिक्टेबल है सारी चीज़ें। तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स। मुझे पता है कि आप अभी एक शूट पे हैं। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप क्या शूट कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं फिलहाल शूट पे नहीं हूँ। आई थिंक मैं जनवरी से शूट पे जाऊंगा, 1 जनवरी। जी। हाँ, तो अभी शूट पे नहीं है, अभी तैयारी कर रहे हैं। मतलब रिहर्सल्स हैं, ये वो सब चल रहा है। तो शूट पे 1 जनवरी से। ठीक है। तो मुझे पता है कि हम आज ओटीटी शोज के बारे में और आपकी ओटीटी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं, जब आप इंडस्ट्री में आए थे तब ओटीटी के बारे में इतना लोगों को जानकारी नहीं थी, ना नेटफ्लिक्स मालूम था ना अमेजोन मालूम था। तो उस समय आपको क्या लगा था जब किसी ने आपको कहा था कि ये एक शो है आ रहा है, आपको करना चाहिए? आपका क्या आउटलुक था उस बारे में? आई थिंक सबसे पहले सेक्रेट गेम ही किया था मैंने, और मुझे जब बोला गया, मोटवानी ने बोला था, विक्रम मोटवानी जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला था मुझे कि नवाज भाई ऐसे ऐसे एक शो है सेक्रेट गेम्स, तो उसको उसमें आपको गणेश गायतोंडे का रोल करना है। मैं तो फिल्में करता हूँ, ये टीवी शो नहीं करता। मुझे आइडिया नहीं था वेब सीरीज के बारे में, इतना ओटीटी के बारे में इतना आइडिया नहीं था। बट उन्होंने बताया कि नहीं, ये 190 कंट्री में जाएगा और इस तरह बहुत रीच है इसकी। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, और आई थिंक 1-2 महीना तक मैं कन्विंस नहीं हुआ उस चीज़ से। फाइनली वो अनुराग को लेके आए, अनुराग ने मुझे कन्विंस किया शाम में बैठ के तुझे पता है ओटीटी क्या होता है? मुझे नहीं मालूम क्या होता है। तो उन्होंने बताया मुझे कि ओटीटी क्या होता है। तो फिर कॉन्फिडेंस दिया अनुराग ने, मोटवानी ने। तो फिर मैं रेडी हुआ, मैंने ठीक है चलो करते हैं। बट थोड़ा सा डरा हुआ था कि क्योंकि अगेन एक ऐसा रोल वैसा तो नहीं था, बट लोगों की नज़रों में एक गैंगस्टर का रोल था, वो उसकी नज़र में तो नहीं था, मतलब मेरे नज़र में तो नहीं था लोगों। तो मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर कर चुका था, तो मुझे लगा कि यार वो भी गैंगस्टर है क्या, क्यों अभी। तो अनुराग ने मुझे बोला कि नहीं, हम उसको इससे भी ऊपर लेके जाएंगे। तो मैंने ये कैसे पॉसिबल हुआ, बट अनुराग कश्यप की बातों में बहुत मेरा बिलीफ होता है। अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगा, यकीन हुआ मुझे कि ले जा सकते हैं वो, तो अगर बोल रहे हैं तो। और वही हुआ भी। वो उसको बनाया, फिर उन्होंने गणेश गायतोंडे कैरेक्टर बनाया उन्होंने। तब मुझे पता चला कि ओटीटी की रीच क्या होती है। और जब मैं बाहर न्यूयॉर्क में, इटली में, रोम में शूट करने गया, तो मुझे आइडिया हुआ कि सेक्रेट गेम्स जो है और ओटीटी क्या होती है और शोज क्या होता है, वो पता चला मुझे बाहर जाके। तो सेक्रेट गेम्स की अगर बात कर ही रहे हैं, आपके बहुत सारे फेमस डायलॉग्स रह चुके हैं और अगर आप देख रहे हैं कमेंट्स में सब कह रहे हैं कि आपका फेवरेट जो डायलॉग है सेक्रेट गेम्स में से, क्या आप कोई डायलॉग बोलना चाहेंगे? हाँ, बस यही है जो लोगों को बहुत कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अब तो करने के बाद यही लगता है। जी, वो बहुत ही कूल डायलॉग है। मैं कूल ये डायलॉग कहना है। चाहूंगी, बहुत कूल है। एंड आई थिंक सेक्रेट गेम्स एक ऐसा शो था जिसने पूरे कंट्री में एक ओटीटी का नाम बढ़ा दिया था। तो वो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये भी सुनाई दे रहा है कि आ, एक सीजन 3 शायद आएगा। क्या गायतोंडे वापस आ रहा है हमारे लिए? मैं सच बता रहा हूँ कि न्यूज आती रहती है, बट मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, और ना ही मुझे किसी ने बताया कि सीजन 3 आ रहा है। आम, कुछ भी आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। पर हमारे दर्शक ये सुन के डेफिनेटली खुश होंगे कि गणेश गायतोंडे शायद वापस आएगा। तो बात करते हैं आपके जो ये साल आपने 3 प्रोजेक्ट्स रिलीज किए हैं, सीरियस जी, मैन, रात अकेली है एंड धूमकेतु। तो जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, आपने तीन तीन टाइटल्स कैसे कर लिए? देखिए धूमकेतु तो बहुत साल पहले की फिल्म थी, आई थिंक 8-9 साल पहले की फिल्म थी। हाँ, अगर देखा जाए तो ये 2 फिल्में बाकी मैंने पिछले साल की थी, सीरियस मैन और रात अकेली है। और जी। अम, दोनों फिल्में, जैसे हनी की पहली फिल्म थी डायरेक्टर की, और सुधीर मिश्रा तो ऑफकोर्स मास्टर हैं अपने क्राफ्ट में। तो मुझे बहुत यकीन था कि कुछ ना कुछ तो नया, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है।
लोगों को देखते हैं कितना पसंद किया जाएगा, बट जब आए फिल्में तो दोनों दोनों फिल्मों को बहुत पसंद किया लोगों ने। थैंक, और इसके लिए हमेशा मैं मतलब अ, शुक्रिया भी करना चाहता हूँ लोगों का कि उन्होंने बहुत अच्छे से जी। पसंद किया फिल्म को। इससे पहले भी आपने ओटीटी पे काफी काम किया है, जैसे मंटो रहा है, ठाकरे रहा है। तो ये जो रोल्स हैं ये काफी अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स को आपने प्ले किया है। जब आप ये बहुत डिफरेंट, बहुत डाइवर्स जिसे कहते हैं कैरेक्टर्स को आप प्ले करते हैं, तो आप उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आप क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं? जब कैमरा के सामने से जाने के पहले आप क्या क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि प्रिपरेशन कैरेक्टर खुद बताता है किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, और कोई भी एक प्रोसेस हर कैरेक्टर के लिए नहीं अपनाई जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, जी। जैसे अब ठाकरे जब मैंने किया तो उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग थी, मंटो की जी। अलग थी, और बहुत सारे, जैसे अब सीरियस मैन की अगर मैं फ्रेंकली बात करूं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है सीरियस मैन, मैंने उसके लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। मैं आई जी। थिंक मैं अपने भाई की फिल्म कर रहा था, बोले चूड़ियां, वो करके सीधा मतलब राजस्थान में हम लोग कर रहे थे, जिस दिन मैं यहाँ आया उसी दिन शूट शुरू कर दिया था सीरियस मैन का। उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। जी। तो आज बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली तैयार होते हैं, बहुत सारे वाकई प्रिपरेशन करनी पड़ी है। ठाकरे के लिए, ठाकरे की जो प्रिपरेशन थी मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट प्रिपरेशन थी, क्योंकि जी। मेरा सबसे बड़ा एज एन एक्टर डर ये था कि वो मिमिक ना हो जाए। जैसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं, मैं उस गलती को नहीं करना चाहता था कि जैसे मिमिक्री हो जाए कहीं से, या उनकी कॉपी करने लगूं मैं, लेकिन लगे भी के ठाकरे हैं। तो उसके लिए मैंने जी। हजारों वीडियोस देखे मैंने बाला साहब के। मैं उनके जो करीबी लोग थे उनसे भी मिला, उनके परिवार में भी गया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बाला साहब का जो रूम था, उस रूम में काफी घंटे तक बैठा भी मैं, एक फील लेने के लिए, और जो उनका थॉट था, जो उनकी उसको भी जानने की कोशिश की, और शुरुआत उन्होंने कैसे की ये सब पढ़ा जाना, डायरेक्टर ने बताया। जी। तो कार्टूनिस्ट थे वो, एक आर्टिस्ट थे वो भी, और आर्टिस्ट से कैसे मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस तरह की, और मराठी मुझसे नहीं आती थी, मैंने सीखी मराठी को, और लंबी लंबी स्पीचेस थी उनकी। और चलो ठीक है, याद करके बोल देना तो ठीक है, बट उसके साथ साथ उनका एक जो एटीट्यूड है बाला हम्म। साहब का, वो भी आना चाहिए, और वो लगे भी ना कि उनकी कॉपी कर रहा हूं मैं। तो ये बहुत ही एक तरह से थिन लाइन पे कैरेक्टराइजेशन करना पड़ा, तो वो जी। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। जी। तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे उनके लोगों के साथ बैठे, पर मंटो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें आप किसी से मिल ना पाए, ना ही आप कोई वीडियोस देख पाए, क्योंकि मंटो के समय पे तो ये था भी नहीं। तो एब्सोल्युटली। उसके लिए आपने कैसे फिर प्रिपेयर किया? आई थिंक देखिए, मंटो की एक खास बात थी, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने जो लिखा वो सच लिखा, जी। और वो जिंदगी में भी इतने सच्चे इंसान थे कि जी। उनकी वो उनके काम में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो यहीं से अंदाजा लगाया हमने और नंदिता दास ने कि प्रिपरेशन के लिए पहले मेरे को सच्चा होना पड़ेगा। तो उस दौरान मैंने कोशिश की, हालांकि बहुत मुश्किल होता है कुछ टाइम के लिए सच्चाई के साथ रहना, है ना। जी। तो उस टाइम कोशिश की मैंने कि मंटो का कैरेक्टर मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं खुद से सच्चा हूँ। जी। उसकी सबसे बड़ी प्रिपरेशन ये थी कि जो ट्रूथ मेरा खुद का ट्रूथ है, वो अगर मैं खुद से ट्रूथ हो जाऊंगा वो मंटो का ट्रूथ लगेगा। तो ये एक जी। उसकी एक सबसे बड़ी बात थी मंटो के लिए। जी। तो ये तो रहा आपने जो प्रीवियसली किया है, बट जब बात करते हैं जो बड़े पर्दे की बात है, एंड देन ओटीटी आ जाता है जो हम फोन के ऊपर देखते हैं, अ, आपको कहीं ऐसा लगता है कि शायद मुझे सिर्फ सिल्वर स्क्रीन करना था, या शायद मुझे सिर्फ अब ओटीटी ही करना है? क्या कभी आप ऐसे सोचते हैं? सी ओटीटी तो चलो अभी आया यहाँ पे। मैं सच बताऊं, मैं तो एक्टर हूँ और मुझे थिएटर भी करना अच्छा लगता है। मुझे मेरा काम है एक्शन और कट के बीच का। जी। अ, वो कितनी ऑनेस्टी के साथ में कर सकता हूँ, कोशिश की जाती है वो, कि आप कितने ऑनेस्ट हो सकते हैं उस मोमेंट में, वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया ये ओटीटी है, ये सिनेमा का पर्दा है, ये टीवी का पर्दा है, ये स्टेज है, या स्ट्रीट प्ले है, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, आज तक नहीं आया और अभी भी नहीं आता।
जी। हम्म। तो क्या, जब आप कह रहे हैं कि आप स्ट्रीट प्लेस वगैरह करते हैं, आपको क्या याद है वो पहला स्ट्रीट प्ले या वो पहला छोटा सा थिएटर का प्ले कौन सा था जो आपने किया था, और क्या आप मुझे बता सकते हैं वो रोल क्या था? मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कर चुका था, जी। ट्रेंड हो जी। चुका था। उसके बाद पैसे पैसे चाहिए थे, पैसे होते नहीं थे थिएटर में। तो तब दिल्ली में बहुत सारे वो होते थे पहले एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे कोई कंपनी है, एक कंपनी ऑयल, एक डाल्फ ऑयल करके कुछ आता था, उसका एडवर्टीजमेंट करना था हमें, तो उसको लेके जगह जगह पे जाके हम लोग एडवर्टीजमेंट करते थे, उससे पैसा मिल जाता था। वो किया मैंने काफी टाइम तक, कि बस अड्डे चले गए, कनॉट प्लेस जाते थे, कभी कहीं जाते थे, तो उसके एक दिन में 5-5 शो करते थे। तो वो याद है मुझे, उससे पैसा मिलता था इसलिए किया था, मुझे और वो ये भी कई बात सालों याद तक है। किया। हाँ, जी। मुझे ये भी एक बात याद है कि आपने एक सरफरोश में एक बहुत छोटा सा, हालांकि कोई रोल छोटा नहीं होता है, बट आपने एक छोटा केमियो किया था। जब हम आज वो पिक्चर देखते हैं, अब याद आता है कि ये बंदा कितना आगे निकल गया है। क्या उस समय आपको ऐसा कभी लगा था कि आप गणेश गायतोंडे प्ले करेंगे? मुझे तो ये भी पता नहीं चला, लगा था कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट ये था, डेस्टिनी में यही था कि लगे रहना है जिंदगी भर, छोटे मोटे काम ही करता रहूंगा, यही लगता था एक्चुअली, फ्रेंकली हम्म। स्पीकिंग, यही डेस्टिनी बन गई थी मेरी। बट ये था कि जो भी मैं ये काम करके आऊंगा, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत मेहनत के साथ करके आऊंगा, ये था। कभी जी। नहीं पता था कि भाई कल एक दिन होगा जब मैं गणेश गायतोंडे का रोल करूंगा, ये कभी नहीं मालूम था, कभी भी पता ही नहीं होता, फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं, कल के बारे में कुछ पता नहीं, तो क्या बोले। जी। जी। अ, अब हम बात करते हैं लंच बॉक्स के बारे में, जो मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है। आपका रोल बहुत ही क्वर्की था उसमें। तो एंड एज वी ऑल नो कि इस साल हमारे लिए हम इरफान खान को खो चुके हैं। आप क्या मुझे बताना चाहेंगे कि उस समय आपके, जब आपने वो काम किया था, उस समय आप क्या सोचते थे? उस समय किस बारे में? मतलब यही कि जो एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं। सी, इरफान भाई से मेरा बहुत पहले से एसोसिएशन रहा है। हमने उससे पहले एक फिल्म की थी, साइलेंट फिल्म की थी, जिसको बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी मिले थे, बाईपास नाम था। बाईपास। जी। हाँ, 17-18 मिनट की फिल्म है, जिसमें इरफान भाई और मैं, हम दोनों। फिर उसके बाद हम लोगों का एसोसिएशन हो गया था, काफी लंबा चला। फिर उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तब वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे उस दौरान। ओ। हाँ, उन्होंने एक फिल्म की थी, बीबीसी की एक फिल्म की थी, फिर उसको स्टार बेस्ट सेलर पे भी, अलविदा नाम था, स्टार बेस्ट सेलर पे आया वो। उसके बाद उनको वॉरियर मिली फिल्म, और वॉरियर के बाद वो ऑफ कोर्स जो उनकी कला थी, जो उनकी प्रतिभा थी, लोगों के सामने आ गई। हालांकि प्रतिभावान तो पहले भी थे, बट उनसे काफी लंबा एसोसिएशन रहा मेरा, एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह रहा। तो और लंच बॉक्स करते भी इतना कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा कि मैं, हम दोनों जो साथ में ऑलरेडी काम कर चुके थे, तो फिर से एक ये काम है वो भी कर लेते हैं, इस तरह था। और ऑफ कोर्स एक एक तरह से शुरू में, शुरुआती दिनों में मेरा बहुत सपोर्ट भी किया उन्होंने, मेरे मेंटोर भी रहे वो एक तरह से। जी। उनकी डेथ आई थिंक हम सबके लिए एक बहुत बड़ा शॉक थी, एंड आई एम श्योर ऑफ आप भी कोर्स, काफी उन्हें याद करते होंगे। तो बिल्कुल आई बिल्कुल। होप कि वो जहां पे भी है आज आपको देख रहे हैं। एंड अब बात करते हैं और खुशियों वाली चीजों के बारे जी। में। आपको हाल ही में एक अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर ओटीटी फॉर बेस्ट एक्टर, जो जी। काफी उम्दा, काफी कूल अवार्ड है। आप, आपको कैसे, आपको पता था पहले से कि आप जीतने वाले हैं? एक दिन आपको कॉल आया, आप क्या सोच रहे थे उस समय? नहीं, ये तो नहीं पता होता है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं अवार्ड तो। और कभी मुझे लगता है कि कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए, आपका काम है, आप अच्छा काम करो ईमानदारी के साथ। ये बाय जी। प्रोडक्ट हैं सारी चीजें, अप्रिसिएशन या अवार्ड्स, ये वट जो भी चीजें हैं, ऑनेस्टी के साथ आप काम करके आ जाएं, यही काफी है। और फिर जब दूसरा काम स्टार्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, ये प्रोसेस है, ये लंबी प्रोसेस है। और उसी पे एक्टर को, आई थिंक उसी पे स्टिक रहना चाहिए, कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि कल को मुझे अवार्ड मिलेगा या अप्रिसिएशन मिलेगा, वो कहीं ना कहीं करप्शन की तरफ ले जाता है एक्टर। जी। जी। बात करते करते सुधीर मिश्रा, आपने नंदिता दास के बारे में बात किया है।
तो इन सारे जो डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, आप कहेंगे कि आपका सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन होगा? ये बहुत मुश्किल है कहना। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ सर। हाँ, देखिए हर हर चीज की अपनी खूबसूरती होती है, जी किसी का फोर्टे किसी चीज में होता है, किसी का। जी अब देखिए बागीचे में होते हैं कि हर तरह के फूल होते हैं, जी तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे ना, तो मजा आता है ना। तो वही है, हर डायरेक्टर की अपनी खूबी होती है, और हमारे जैसे एक्टर्स को उनके साथ वो खूबी शेयर करने का मौका मिलता है। उनकी जो खूबी होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, इनरिच होते हैं हम लोग जी एज एन एक्टर। तो उससे बड़ी बात क्या है, सारे एक जैसे होते तो ग्रोथ रुक जाएगी एक्टर की। अलग अलग जी होते हैं, अलग अलग ख्यालात होते हैं, थॉट होते हैं हर डायरेक्टर के, और वो हम जब जज्ब करते हैं अपने अंदर समा के जब काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है। तो आज जो भी है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करके ही हूँ मैं जो भी हूँ, है जी ना। एक जैसे सब सारे अच्छे होते तो बहुत गड़बड़ हो जाता फिर। तो डायरेक्टरों के बारे में बात करते हुए सबसे ज्यादा आपने किस डायरेक्टर से सीखा होगा? मैंने हर चाहे डायरेक्टर वो से सीखा। एक्टिंग हो, तो ठीक है, टॉप टू बता दीजिए मुझे कम से कम। देखिए मैं अगर टॉप टू बताऊंगा, बाकी जो लाइन लगी है, इतने सारे मतलब इतने सारे जो डायरेक्टर हैं वो जी ऑफ कोर्स जी बुरा मान जाएंगे। और नहीं, देखिए सच बात तो ये है कि मैंने वाकई हर डायरेक्टर से सीखा। मैंने इसलिए जी बता रहा हूँ ना कि हर डायरेक्टर की अपनी खूबी होती है। किसी का परफॉर्मेंस पे पकड़ होती है, किसी का राइटिंग पे होती है, किसी का सिनेमैटिक का विजन होता है बहुत अच्छा। हर डायरेक्टर की अपनी खूबी होती है। जैसे किसी को बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग पे कमांड होता है, बहुत सारे डायरेक्टर्स को, किसी को स्टाइलाइज पे कमांड होता है, यू नो किसी का जॉनर कुछ और है। तो ये अपनी अपनी एक अपना अपना अपनी अपनी एक खूबी होती है। आई थिंक वो ये कहना कि भाई टॉप कौन है सबसे ज्यादा मैंने सीखा, आई थिंक मैंने सबसे जी सबसे सीखा, और ये प्रोसेस मेरी कंटिन्यू रहेगी सीखने की। जी। आपने शायद हॉलीवुड में भी थोड़ा काम किया है, जैसे मैकमोहन था। उस समय वो कैसे आपकी तरफ वो प्रोजेक्ट आया, किस तरह से? ये आप मैक माफिया की बात कर रही हैं। मैक माफिया मैक मैंने एक माफिया, हाँ सीरीज की थी, जो जिसको सॉरी। एमी मिला था 2 साल पहले। जी 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 जेम्स वॉटकिन नाम था उनके डायरेक्टर का, और उन्होंने मेरा आई थिंक लंच बॉक्स का सीन देखा, और मिस लवली और गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा था। 3 फिल्में देखी थी उन्होंने उस टाइम पे। मेरी कॉल किया जी उन्होंने, फिर काम करने चले गए। और फिर नेक्स्ट लास्ट ईयर एमी मिला, तो स्टेज पे मैं, मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर, हम ही लोग थे वहाँ पे। तो बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा था बहुत। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उनकी अपनी अलग प्रोसेस थी। क्या आप कभी ऐसे सोचेंगे कि आप एक फिल्म लिखे या डायरेक्ट करें? कभी नहीं। क्या कोई ऐसा? क्यों? मैं नहीं कर पर सकता हूँ सर, डायरेक्ट, मैं सच लिख तो सकते हैं, चलिए आप कभी कभी कोई फिल्म लिख पाएंगे? मैं एक बार लिखने बैठा था, फ्रेंकली स्पीकिंग, एक पेज के जी बाद मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया। और वो अक्सर मैं कोशिश करता हूँ, 2-3, इवन लॉकडाउन में भी मैंने कोशिश की, बट एक पेज के बाद मैं स्टक हो जाता हूँ, नहीं लिख पाता मैं। मेरा दिमाग नहीं जी चलता, मैं सच बता रहा हूँ इस चीज में। जी। तो वो कौन सा, आपने जो एक पेज भी लिखा था वो क्या था? बहुत ही खराब था वो, क्या सुन नहीं, आई एम प्रीटी श्योर काफी अच्छा होगा, आप सिर्फ डाउन प्ले कर रहे हैं। मैं सच बता बट रहा हूँ, आई मैं बहुत ही खराब था, सच बता रहा हूँ। नहीं तो मैं सुना देता, अगर थोड़ा सा भी अच्छा होता मैं सुना देता आपको। जी जी जी। कोई बात नहीं। अब 2021 में आप क्या करने वाले हैं? फिलहाल तो एक फिल्म है मेरी, है तो बहुत जी सारी फिल्में, बट जनवरी से मैं स्टार्ट करूंगा संगीन। और उसके बाद लॉकडाउन से पहले जो फिल्म कर रहा था उसको पूरी करूंगा। क्या हमें पता बता पाएंगे कि कौन सी फिल्म है, कि वो अभी काफी सीक्रेट है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। संगीन है एक फिल्म जिसमें एलनाज है और मैं हूँ। जी जयदीप उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जयदीप चोपड़ा नाम है उनका डायरेक्टर का, जी और गुरजीत उनके प्रोड्यूसर्स हैं। और ये फिल्म के बाद एक जोगीरा एक है फिल्म, वो करूँगा। उसके बाद जो सीरियस मैन की जो प्रोड्यूसर थी सेजल, उनके साथ एक फिल्म है। उसमें बॉक्सर वॉक्सर बनूंगा, थोड़ा बॉडी वॉडी पे काम करना पड़ेगा मुझे पहली बार। वाओ। हाँ। तो अब क्या तो उसकी शूटिंग चालू हो चुकी है, नहीं, अभी नहीं, बॉक्सिंग वाली? अभी अभी नहीं, अभी अभी नहीं। वो लगेंगे 2-3-4 महीने लगेंगे।
तो उसके लिए आपको शायद डाइट प्लान या कुछ ऐसा दिया गया होगा जो आपको फॉलो करना है। करूंगा 2 महीने पहले तैयारी, जी फिजिकलिटी पे जी काम करूंगा। या, जी जी। जी। तो अनलेस आपको कुछ हमें पूछना है या कहना है, आई थिंक दिस इज अ रियली गुड प्लेस टू एंड आवर लाइफ। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे पता है आप कितने बिजी हैं, आप लोकेशंस पे हैं, आप कहाँ रही हैं, एंड आप इतना सारा काम भी कर रहे हैं, सो थैंक यू हाँ, सो ये वेरी देखिए मच। मैं यहाँ पे हूँ, ये जगह। वो बहुत अच्छी जगह है, कहाँ है ये? ये मैं कसारा में हूँ। वो कहाँ है? ये मेरा एक सेकंड होम है। तो जी। मुंबई से 2 घंटे की दूरी पे, 2 ढाई घंटे की दूरी पे ओह लवली, तो आई एम ग्लैड आप थोड़ा घर जा पा रहे हैं वगैरह। है। जी जी। तो